बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम केस से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था और इस दौरान इमरान खान साहब को स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया। चीफ जस्टिस से वो मुखातिब हुए, धांधली हुई है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि एक वक्त था कि जब इमरान खान ने आज के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जब वो बतौर आम शरी के सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसने एक चीज़ की मुखालफत की थी, उसके ऊपर बात करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई को लाइव नशर करने की दरख्वास्त की, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप इसको लाइव नशर करें। और उस वक्त हुकूमत में कौन था? इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? इमरान खान साहब। उनकी गवर्नमेंट थी। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस बात की मुखालफत की अदालत में। और देखें, वक्त की सितम ज़रीफ़ी सर मुलाज़ा फरमाएं, आज इमरान खान साहब वही चीफ जस्टिस, वही जज जो उस वक्त एक जज के तौर पर काम कर रहे थे, वही चीफ जस्टिस बन गए और वही चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं कि जी मुझे लाइव नशर किया जाए, मुझे लाइव दिखाया जाए। हैं, इमरान खान साहब ने सर हर बंदे का ट्रस्ट तोड़ा, हर बंदे का एतमाद तोड़ा, और वो पाकिस्तान के इस कानून को जिस तरह से उन्होंने एक भोंडा किस्म का मजाक बनाने के लिए सारा कुछ किया, जो खेल उन्होंने रचाया, जिस गंदे खेल का वो हिस्सा बने, उन्होंने जो कुछ किया सर, उनकी माफ़ी इस पाकिस्तान के नताइज के मुताबिक, अगर देखा जाए पाकिस्तान के सियासी जो नताइज अब तक निकले हैं ना, उसके मुताबिक नाकाबिले कबूल है, मैं ये समझता हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट आते हैं जी उस पॉइंट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा है, नैब तरमीम केस। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस दौरान जजेस ने बड़े अहम और बड़े दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स भी दिए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो आते हैं, स्क्रीन के ऊपर उनको दिखाया जाता है, एडवोकेट जनरल रोस्टर रूम पर आते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और एडवोकेट जनरल अदालत के सामने ये इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जी ये जो समाअत है ना उसको लाइव नशर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको लाइव नशर करने की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये मुफाद आमा का केस नहीं है। उधर ही जस्टिस सतर मिनिल्ला जो ऑनरेबल जज हैं और फाजिल जज साहब जो हैं वो ये आकर कहते हैं, वो उसी बेंच में होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो केस है ये दरअसल अवामी मुफाद का केस है और इसको लाइव नशर किया जाए। घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, घंटियाँ बजती हैं और वक्फे का टाइम हो जाता है। जब घंटियाँ बजती हैं तो इसका मतलब कि वक्फा है। अब जब वक्फा होता है तो जजेस जो हैं वक्फे के दौरान, वक्फे के बाद जो है डेफिनेटली वक्फे के बाद मुशावरत होती है जजेस के दरमियान, और फिर जजेस वक्फा ख़त्म होने के बाद दोबारा एक कमरा अदालत में आते हैं और कमरा अदालत में 4 जजेस का ये फैसला होता है कि लाइव समाअत नशर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुफाद आमा का, अवामी मुफाद का केस नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस नहीं है। एक जज जस्टिस सतर मिनिल्ला साहब कहते हैं कि जी इसको लाइव नशर किया जाए। 4-1 की अक्सरियत से फैसला आता है, 4 जजेस का फैसला है कि समाअत लाइव नशर नहीं हो सकती। एक जज जस्टिस अतर मिनिल्ला कहते हैं कि समाअत लाइव नशर होनी चाहिए। उसके बाद जब समाअत शुरू होती है तो उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान, उनको जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुखातिब करते हुए कुछ गुजारिशात फरमाते हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि हमें पता चला कि आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने हमें काली बेड़े कहा और हमें काली बेड़े कहा गया, और हमने सुना, उन्होंने कहा मैं टीवी भी देखता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, मैंने टीवी पर भी सुना, अखबार में भी देखा कि जी हमें काली बेड़े कहा गया, अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनको काली बेड़े कहा गया। उस पर जस्टिस सतर मिनिल्ला बोले कि अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को कहें कि जो अदलिया के अंदर काली बेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। जस्टिस सतर मिनिल्ला ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को मुखातिब करते हुए कहा, वी आर नॉट ब्लैक शीप्स, वी आर ब्लैक बम्बल बीब्स। उन्होंने कहा हम काली बेड़े नहीं हैं,
हमें काली बेड़े ना कहें। अब वज़ीर आज़म ने 28 मई को जो बयान दिया था, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई को जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ को बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब किया गया, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने अदलिया से मुतल्लिक कुछ काली बेड़ों का जिक्र किया वज़ीर आज़म ने। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो माजी की बात कर रहे थे या मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट को वो खुद क्लैरिफाई कर सकते हैं, वो खुद अपना जवाब जमा करवा सकते हैं, अपने किसी जो है वो ऑफिशियल के ज़रिए करवा सकते हैं या गवर्नमेंट के ज़रिए करवा सकते हैं, ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस पर कुछ दिन बाद बयान भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बता दूँ कि जो वज़ीर आज़म ने कहा था उस पर मेरा जो ख्याल है, जो मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि उन्होंने माजी के लोगों का हवाला दिया हो कि साकिब निसार थे, आसफ सईद खोसा थे, उमर अता बंदयाल थे, अजमत सईद शेख थे, एजाजुल हसन थे, मुज़हर नकवी थे और भी इस तरह के कई लोग थे। डेफिनेटली वो चूँकि हुकूमत की सोच के मुखालिफ थे और उस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनको ज़ाहिर बात है कुछ जजेस तो शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले रिटायर हो गए ना, कुछ जो नवाज शरीफ की हुकूमत में थे, फिर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे, फिर जिन्होंने 14 मई का फ़ैसला दिया और फिर वो 14 मई का जो फ़ैसला आया उसके ऊपर भी आपको पता वावेला हुआ कि जी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस हों और बाकी सूबे जो हैं वो लाडली माँ की हैसियत रखते हैं। सुभान अल्लाह, बाकी सूबों के साथ लाड प्यार होगा और पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होगा। मतलब आप मुनाफिकत का लेवल चेक करें सर, के एक पंजाब को टारगेट करना मंजिल मकसूद था, सूबे पंजाब को टारगेट करना था और बाकी सूबे जो हैं उनको उस टारगेट से बचाना था। दरअसल कहानी सिर्फ इतनी थी, रोला इतना था जो मुक गया। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ के केस की जो समाअत हुई उसके बाद फिर वही आपको पता है जजेस के रिमार्क्स और फिर उस पर अदालत बड़ा सख्त बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा वी आर नॉट ब्लैक शीप्स, वी आर ब्लैक बम्बल बीप्स, हमें ब्लैक शीप्स ना कहें। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल आप अपने वज़ीर आज़म को कहें कि जो अदलिया के अंदर काली बेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। खैर बड़ी बातें हुई इस दौरान जी, वो जजेस के दरमियान जो है वो बातें हो रही थी। वक्फे के बाद जो ये सारा कुछ हुआ, लाइव स्ट्रीम नहीं होगी। समाअत के अख्ताम से कबल इमरान खान साहब का माइक ऑन किया गया तो इमरान खान बोले कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत हैं और 8 फरवरी के अवामी मैंडेट पर डाके वाले इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की भी दरख्वास्त कर रखी है। अब इमरान खान साहब देखें ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये चीफ जस्टिस के सामने जो अपनी रुदात बयान कर रहे हैं, ये तो पहले ये पूछना चाहिए कि जहाँ से ये जीते क्या वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन या फरिश्तों ने इलेक्शन करवाए? जो वहाँ पर इलेक्शन हुआ KPK के अंदर इनको हुकूमत मिली, वो किस आसरे पर मिली? क्या वो अवामी वोट के तहत नहीं मिली? चलें, अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ और मान लिया जाए, इस बात को हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए कि KPK के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, पंजाब के अंदर इलेक्शन चोरी ज़्यादा था, सिंध के अंदर इलेक्शन चोरी ज़्यादा था, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी ज़्यादा था, वफाक के अंदर इलेक्शन चोरी ज़्यादा था, तो फिर KPK के अंदर इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे हो गया? इस बात का जवाब दिया जाए। मेरा तो ख्याल है कि चीफ जस्टिस को ये चाहिए कि नेक्स्ट जो इसकी हेयरिंग है, इस केस की जो नेक्स्ट हेयरिंग है, उसमें इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए इतनी बात ज़रूर कहें कि जी भाई अगर आप ये बात करते हैं कि KPK के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, बाकी सूबों के अंदर चोरी ज़्यादा इलेक्शन हुआ है, तो फिर साबित करके दिखाएं, सबूत के तौर पर बताएं कि KPK के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हुआ। सर KPK के अंदर सरकारी टीचर्स को, सरकारी अफसरान को, वहाँ की पूरी ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके वहाँ पर इलेक्शन रिग्ड करवाया गया। चोरी ज़्यादा मैंडेट के ज़रिए इमरान खान साहब आए हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब ने जो 9 मई को कर दिया था, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर उनको 15-16 सीटें भी मिलेंगी, जो मैं ये समझता हूँ। अच्छा, अब ये बात कर रहे थे और उन्होंने फिर जस्टिस अतर मिनिल्ला ने जो बातें की वज़ीर आज़म से मुतल्लिक की, वज़ीर आज़म इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ये केस है क्या, इस पर आने जा रहा हूँ। देखें, मुफाद आमा का केस तो नहीं है, अवामी मुफाद का केस नहीं है, नैब का केस है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक एक केस है। ये केस है ये कि जब शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, जब उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आई और इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारग किया गया,
तो शहबाज शरीफ नए कायदे-ए-वान मुंतखब हुए, वज़ीर-ए-आज़म बने, और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, इत्तेहादी हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की, उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की। नैब के कानून में जो तरमीम हुई उसको जो है वो बाद में इमरान खान साहब की फरमाइश के ऊपर पकड़ कर अदालत उज़्मा में लाया गया, उसको चैलेंज किया गया, और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल। पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक कानून बनाया और 184(3) के तहत अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो था वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से एक लिहाज से छिन गया था, क्योंकि वो उनके जो दो मोस्ट सीनियर जज साहिबान थे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। तो जो दो जजेस थे उनसे चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इजाज़त दरकार होनी थी, और वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दरअसल ये था कि जो पार्लिमान है उसने जो बिल बनाया है उसके तहत जो अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में नहीं कर सकेंगे, उनको अपने दो मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं उनसे मुशावरत दरकार होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी। तो ये जी बंदयाल साहब को बड़ी आग लगी और उनका जो कलेजा है उसके अंदर आग लग रही थी, और वो आग के शोले बढ़ के, और बंदयाल साहब ने क्या किया कि इमरान खान की मोहब्बत में, अपनी सासू माँ की मोहब्बत में, इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अलिया की मोहब्बत में उन्होंने वो फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दे दिया, और जो नैब की तरामीम, जो नैब के कानून में तरामीम की थी शहबाज हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले उसको पकड़ कर सेटिस्फाइड कर दिया, उसको फ़ारग कर दिया। अपनी जो है ना वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन उन्होंने ये फ़ैसला दिया। 3 रुकनी बेंच था, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल हसन जो भी हाल ही में जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो थे, और तीसरे जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर एक इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है, और बड़े क्रेडिबल जज हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। उन्होंने लिखा है कि ये जो नैब के कानून में तरमीम है ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक कानून बन गया, पार्लिमान के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्लिमान एक कानून साज इदारा है। पार्लिमान ने कानून साजी की, और कानून साजी के बाद हमें इस चीज़ को एक आईनी हैसियत के तौर पर तस्लीम करना होगा कि पार्लिमान जो है उसको बेतौकीर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये लिखा, इख्तलाफी नोट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सर हमने रोला डाला, और फिर हम पकड़ कर जी वो अदालतों में जाते हैं, वो जी हमारे मुखालफ, क्योंकि बंदयाल साहब को भी गुस्सा था डेफिनेटली कि जी वो पार्लिमान ने मुझे आंखें दिखाई, मुझे बेतौकीर करने की कोशिश की, मेरे वकार को, मेरी इज़्ज़त को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट के दिन 16 सितंबर 2023 था, जो एक अजाब का दिन था पाकिस्तान के ऊपर, शुक्र है पाकिस्तान की उस अजाब से जान छूटी, और पाकिस्तान जो है वो आज आप देख लें कि पाकिस्तान की अदलिया कितने अच्छे फ़ैसले कर रही है। तो बंदयाल साहब ने जी रिटायरमेंट वाले दिन जो है वो फ़ैसला सुना दिया। अब उसके ऊपर जो फ़ैसला था, अब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है उसने इसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, और इंट्रा कोर्ट अपील पर 5 रुकनी बेंच बना। फ़ैसला क्या होता है इंतज़ार कीजिएगा, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जिसकी हेयरिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म क्या जवाब देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी या माफ़ी मिलेगी, इसका फ़ैसला अदालत ने करना। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।